मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आज जो हम बातें करने लगे हैं उसमें कुछ बातों में बात बहुत दूर तलक जाएगी, लेकिन जो अमेरिकन कंस्पिरेसी की बात है वो बात अमेरिका से निकल कर पहुँची है खान साहब के घर बनी गाला के अंदर। एक ज़ाती मुलाजिम जो कि झाड़ पूंछ डस्टिंग का काम करता है वहाँ पे, उसकी कंस्पिरेसी तक बस यहीं तक पहुँची है। और अब उसको पूरे बनी गाला में घुमाया फिराया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा। कुछ और वीडियोस वायरल हुई हैं उन साहब की, वो अभी तक मुंह दिखाई नहीं हुई, लोगों ने मुंह दिखा दिए उनके। लेकिन शहबाज गिल ने गुफ्तगू भी फरमाई है। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम खबर जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है हमने। और ख़बर यह है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। फॉर्मर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये कैसे पता चला कि जब ख़बर ये वायरल हुई कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने अपने घर में पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग रखी और वहाँ पे जो बाई इलेक्शन में जो साहब कंटेस्टेंट हैं जो कि कंटेस्ट करें इलेक्शन, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे खूब तकरीरें हुई हैं, तस्वीरें वहाँ पे बाहर आई हैं और मीडिया में पब्लिश हो रही हैं। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तकरीरें की गई हैं और जनरल ज़हीरुल इस्लाम इस मीटिंग में अपने घर में वो कंडक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। वैसे तो एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम होता है, टाइम फ्रेम, कि आप जब रिटायर होते हैं तो उसके इतने अरसे के बाद आप बाकायदा प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, रिटायर होने की क्या ज़रूरत है, आप रिटायर ना हो, सर्विस में होते हुए भी क्या कमाल ज़बरदस्त जो सियासत है वो तो होती है हमारे मुल्क में, उसमें तो फिर रिटायरमेंट के बाद क्या इंतज़ार करना। लेकिन जनरल ज़हीरुल इस्लाम के मुतालिक हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत सारी बातें जानते हों, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत सारी बातें ना जानते हों। उनके मुतालिक सबसे अहम बात, वैसे तो सारी अहम बातें हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जिस वक्त ये धरना हो रहा था इमरान खान का और नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो धरने के दौरान आधी रात को, एक दिन आधी रात को नवाज शरीफ को जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मैसेज किया और उन्होंने नवाज शरीफ को ये कहा कि आप इक़्तिदार छोड़ दें, आप स्टेप डाउन कर जाएं, वरना मार्शल लॉ आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से धमकी देना हुआ ना प्राइम मिनिस्टर को। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये मैसेज करें कि आपको इस वक्त उतर जाना चाहिए, इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। यानी उनका मतलब यही था कि भाई ये जो इमरान खान ने धरना दिया हुआ है और जहाँ तक ये सिचुएशन जो है वो धरना दे के बैठे हुए हैं, उनके साथ मौलाना ताहिरुल कादरी भी आ गए हैं, तो अब ये बस बहुत हो गया, आप स्टेप डाउन करें, आप निकल जाएँ यहाँ से और इक़्तिदार छोड़ दें, वरना कू हो जाएगा, वरना हम मार्शल लॉ लगा देंगे। ये बात सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं बताई, ये बात कई जगहों पर पब्लिश हुई है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आपको कई जगहों पर ये जो स्टोरीज़ हैं, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं चलता, बाद में तारीख जब लिखी जाती है तो पता चलता है कि क्या क्या कुछ हुआ। नवाज शरीफ के अलावा मुशाहिदुल्लाह खान और कई लोगों ने ये बात की, लेकिन मैं आपको जो बात इस वक्त बता रही हूँ वो किसकी है बता देती हूँ। शुजा नवाज की किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान, इसमें भी उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया है कि उन्होंने कू करने की किस तरीके से कोशिश की, कैसे एक साजिश बुनी गई और क्या कुछ हो जाता। अच्छा, शुजा नवाज कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शुजा नवाज आसिफ नवाज जंजुआ के भाई हैं और आप जानते हैं कि आसिफ नवाज जंजुआ पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, वही वाले आर्मी चीफ़ जिनके मुतालिक ये वाला केस भी चलता रहा कि उनको जहर दिया गया, क्या हुआ, ये किस तरीके से जो है डेथ हुई, ये सब कुछ चलता रहा वहाँ पे भी। तो वो अपनी किताब, यानी आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज अपनी किताब दी बैटल फॉर पाकिस्तान में लिखते हैं, फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर रिचर्ड ओल्सन का इंटरव्यू उन्होंने शामिल किया। अच्छा, वो लिखते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने बताया कि उस वक्त जो अमेरिकन एम्बेसी थी उनकी नज़र जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर थी और उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उनका ये कहना था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस्लाम सितंबर 2014 में बगावत के लिए सरगर्म थे, वो बगावत करना चाहते थे, कू करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ राहील शरीफ इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम को ओहदे से हटाकर इस बगावत को रोका। ज़हीरुल इस्लाम के जो कोर कमांडर्स थे उनके साथ, वो उनको और जो उनके हम ख्याल फ़ौजी अफसरान थे उनको भी अपने साथ जो है वो मिलाने के लिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो कोर कमांडरों और हम ख्याल फ़ौजी अफसरान से बात कर रहा था, वो बगावत करने के लिए तैयार था। अगर राहील शरीफ आमादा हो जाते, तैयार हो जाते तो बगावत हो जाती, मगर राहील शरीफ तैयार नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके मुतालिक और भी वाक़यात कोट किए गए हैं।
जिसमें एक वाक़या ये भी है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जब ये कू करने की कोशिश कर रहे थे इक़्तिदार में आने की, तो उस वक्त उनकी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई। तो उस वक्त कोई जो भी IB के सरबराह थे उन्होंने रिकॉर्ड करके नवाज़ शरीफ तक पहुंचाई होगी। उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ थी, उसमें वो ये कह रहे थे, किसी से बात कर रहे थे कि ये जो धरना है इमरान खान का, इसमें अफरा तफरी फैला दो, इसमें कुछ ऐसा कर दो कि मामला जो है वो बिगड़ जाए। और फिर यहाँ तक पहुँचे कि जो आर्मी चीफ़ हैं राहिल शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस हद तक मामला ख़राब हो जाएं कि इनके दरमियान में टकराव पैदा हो, जिसकी रिज़ल्ट के तौर पर कुछ ऐसा हो जाए कि फिर वो इक़्तिदार में आ जाएं। अब ये टेप जब नवाज शरीफ को ले जाके दी गई तो उन्होंने जनरल राहिल शरीफ को बुला के, आर्मी चीफ़ को बुला के उनके सामने वो टेप रख दी। उन्होंने कहा ये सुने ये क्या हो रहा है। अब वो राहिल शरीफ बहुत ज़्यादा हैरान हुए, उनको इस बात का नहीं पता था कि ये कुछ हो रहा। तो उन्होंने फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाया, उनके सामने वो टेप सुनवाई गई और उनसे पूछा गया कि ये आपकी आवाज़ है। और फिर उसके बाद ये पता चला कि ओहदे से अलग कर दिया, सब कुछ हो गया। एक्शन वैक्शन लेना कि जी क्या सज़ा दी, क्या, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ें होती है, लेकिन बहरहाल ये किया गया। अब मैंने आपको अभी सिर्फ जो शुजा नवाज़ है उनकी किताब का बताया, लेकिन एक टेलीविज़न में बैठ कर भी, एक TV प्रोग्राम में बैठकर भी शुजा नवाज़ ने इस हवाले से बात कर चुके हैं। और उन्होंने इसमें कहा था कि 2014 में धरने के दौरान जनरल ज़हीरुल इस्लाम बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो बगावत भी करना चाहते थे और वो लोगों को अपने साथ मिला रहे थे। अच्छा, इसी में एक वाक़या और भी वो ये याद आ गया तो आपको बताती चलूँ कि उस दौरान नवाज शरीफ अचानक से लाहौर भी आए थे, तो सब हैरान कि भाई। तो अब बाद में ये पता चला कि नवाज शरीफ उस वक्त इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे क्योंकि उनको एजेंसीज़ ने ये खबर दी थी कि एक असले से भरी हुई गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आ रही है। तो इस सिचुएशन में कि जाहिर है कि कुछ भी हो सकता है, जो हालात उस वक्त चल रहे थे धरने के, और तो फिर वो निकल के जो है वो शायद लाहौर आ गए थे। ये वाली चीज़ें भी हुई थी। और उसके बाद ये पता चला था कि वो जो असले से भरी हुई गाड़ी है उसके पीछे भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। जो मैं आपको दिलचस्प बात एक मैं कह रही थी कि आपको बताने लगी हूँ, वो ये थी कि एक तो ज़हीरुल इस्लाम ये हैं, लेकिन इसके अलावा एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी भी थे और उन्होंने भी कू करने की कोशिश की थी। और उन्होंने जो किया था वो उस वक्त जनरल काकड़ थे और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में असलहा मंगवा लिया था। किसके नाम पर? कश्मीरी मुजाहिदीन और अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के नाम पर। यानी कश्मीरी मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के नाम पर गाड़ियाँ भर भर के उन्हें असलहा इसलिए मंगवाया था कि अगर आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सबको कत्ल करना पड़ा और सबको मार देना पड़ा, लेकिन कू तब भी होगा और तब भी वो इक़्तिदार में आएंगे। वो थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, जो उन्होंने ये करने। लेकिन उसके बाद जब वो जो असले की भरी हुई गाड़ियाँ थी वो पकड़ी गई थी शायद, और जब वो पकड़ी गई थी तो उस वक्त जो है वो उनसे पूछा गया, जाहिर है फिर उनका जो मंसूबा था वो नाकाम हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और उनके जो हम ख्याल जो उनके साथ के कोर कमांडर थे उन्होंने भी बड़ी उनकी वो की। अच्छा, ये BBC में और इस तरह की जगहों पर आपको तफसीली तमाम जो है पब्लिश हुआ हुआ मिल जाएगा। और इसके अलावा ये भी हुआ कि उस वक्त फिर बेनज़ीर भुट्टो को जाके, उस वक्त जो IB के हेड थे वो मसूद शरीफ खटक थे, उनका हमने एक मरतबा इंटरव्यू भी किया था अपने प्रोग्राम में। उन्होंने जाकर बेनज़ीर भुट्टो को इस सारी दास्तान सुनाई थी कि कैसे जो है अगर कू होता तो कितना बड़ा खून खराबा होता और हर एक को मार दिया जाता, यहाँ तक उनका मंसूबा था। फिर उसके बाद उनको सज़ा भी हुई थी और उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई थी। मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से मामला था। बहरहाल ये तो मैंने अभी आपको एक क्योंकि ये वाक़या चल रहा था तो वो याद आया कि वो भी एक वाक़या जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, अक्सर औक़ात जो है वो लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं और मेरा ख्याल है कि लिखने वाले भी इस बारे में जो है वो ऐसा हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में फिर हम दोबारा भी कभी तफसीली बात करेंगे। तो यही है हमारी हिस्ट्री और यही है अभी इस वक्त जो चल रहा है वो हमारा हाल। तो जनाब, मैं आपको अभी ये बता देती हूँ कि वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो सकता है कि आगे इलेक्शन लड़ें। इमरान खान साहब के वो बड़े कंटेस्टेंट नज़र आए हैं, जाहिर है कि लग तो ऐसे ही रहा है, वो तो बड़े इतने ज़बरदस्त हामी हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। यानी ये कि इमरान खान के तमाम हामी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जिनका माजी जो है इसी तरीके से। एक बात एक और करती चलूँ कि ज़हीरुल इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को डिनाई किया। यानी जब वो ये कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को कोई पैगाम नहीं भेजा था, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई मैसेज, तो ठीक है, हमने वो भी इसीलिए बता दिया, हर एक का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। तो उनका कहना ये है कि नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा था कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, या कोई ऐसे उन्होंने तो कू करने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं की। वो तो बस ऐसे ही, अब जो वो सियासत करने के लिए आए हैं तो बंदे का हो जाता है कि जी फारिग बैठे हुए, चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़रा सियासत खेल लें। जनाब, अब इस वक्त जो एक शहबाज गिल साहब जो खेल रहे हैं, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। बनी गाला में क्या हुआ? अब हुआ कुछ यूँ है कि उसके बाद ज़रा उसके ऊपर जो है हम अपडेट ले लें ना। कुछ और वीडियो सामने आई, वायरल हुई। अच्छा, उसमें शहबाज गिल बड़े उन्होंने बातचीत की है काफ़ी,
और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ, कुछ इशारे दिए हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ है। अच्छा, उस दौरान जब वो बातचीत करे थे तो साथ ही एक जो पीछे बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने उनको जो है कोई बात बताने की कोशिश की, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि उनको टोकने की कोशिश की। उनके उस वक्त फेस एक्सप्रेशन देखने वाले, इससे पता ही चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पूरे का पूरा शहबाज गिल साहब का है। लगता है कि ये आइडिया से लेकर कॉन्सेप्ट और फिर कैरेक्टराइजेशन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग जो है ना, ये शहबाज गिल साहब का प्रोजेक्ट है। क्योंकि उनको किसी ने बताने की कोशिश की, बड़ा नाराज़ हुए कि मैं बोल रहा हूँ, तुम कौन हो जो मुझे बता रहे हो। अच्छा, ये जो साहब पकड़े गए हैं, इनकी मैंने आपको बताया कि मुंह दिखाई नहीं, लेकिन लोगों ने इनके मुंह दिखाना शुरू कर दिए। आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, किसी ने कोई तस्वीर लगा दी, किसी ने कोई तस्वीर लगा दी, ये तो ये हैं, ये तो ये हैं। लेकिन ये गलत बात है, ये बड़ा अहम मामला है। देखिए, मैं समझती हूँ बड़ा सीरियस मामला है। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं शहबाज गिल साहब से कह रही हूँ, अगर आप इस मामले को इतना सीरियस कह रहे हैं तो आप इसको पुलिस में क्यों नहीं दे रहे? और अगर आप इसको पुलिस में नहीं दे रहे, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते, ये ढूंढ रचा के कि जी खान साहब ने माफ़ कर दिया। मुझे एक बात बताइए, दुनिया की, पूरी दुनिया के किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के घर से कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाएगा, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है? उसको ये देंगे, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज़ हैं और जो उसकी सिक्योरिटी का है, वो देंगे इजाज़त? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझ लें, चलें, उसको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप उसको माफ़ कर दें। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो कुछ आप सही कह रहे हैं वो सही निकलता है, फिर कहा जाएगा कि चलें ठीक है, ओके, अगर आप समझते हैं गरीब था, उसने 50,000 लेके कर दिया तो माफ़ कर दें। अभी तो आपको पता ही नहीं कि उसके ताने बाने का हो सकता है। वो जो कोची आप कह रहे हैं अफ़गानिस्तान में एक बंदा, उसने उसको भेजा हो ये करने के लिए। तो ये तो बड़े अहम सवाल हैं जनाब, ये आपको देखना पड़ेगा और आपको इस तरीके से इस बंदे को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब आप सुन लीजिए कि शहबाज गिल क्या कह रहे हैं। खान साहब का फैसला कब तक है हमारे जी? ये इस वक्त यहाँ इमरान खान की रहायशगाह से इनको रवाना किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के 6 साल से तकरीबन आप 6 साल से तकरीबन यहाँ खान साहब के पास ये मुलाजमत कर रहे थे। और इनको आज से कोई 2.5-3 महीने पहले इनको हायर किया गया। गरीब आदमी है, गरीब घर से है, कोई पेशावर ऐसा मुजरम नहीं है, अपना काम कर रहा था। इसको इसके कोई भाई कुत्ते बेचते हैं, लाइक कुत्ते पालते हैं और बेचते हैं। उस आड़ में इनसे कोई कुत्ता ख़रीदने आया, इनको ज़्यादा पैसे दिए, ज़्यादा पैसे दे के इसे अपनी तरफ लूर किया गया, अपनी तरफ मुतवज्जो किया गया। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता महीने का तकरीबन 50,000 रुपया दिया जाता था। नहीं सर, एक ही दफ़ा उन्होंने एक दफ़ा 50,000 रुपया दिया। तो एक दफ़ा जारी बात है, अभी आइंदा भी देने का वादा किया था हर महीने। उन्होंने आगे किया था, उन्होंने क्या साल 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है, और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। इसने बताया कि ये खान साहब जहाँ पर जो उनकी क़यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है उतनी, किसी और की एक्सेस है। तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके ज़ुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। इसने वो ज़िम्मेदारी पूरी की। इसने जो दूसरा लड़का है उसके साथ कनेक्ट करवाया। वो अपने गाँव जो कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर है वहाँ पर जा रहा था, और वेस्टर्न पंजाब के उस इलाके में जब उसने छुट्टी पे जाना था तो इसने उसको कनेक्ट करवाया। और यहाँ पर फैज़ाबाद पर जब उसने वहाँ से कोच लेनी थी तो वहाँ पर वही साहब आए जिन्होंने इसको कनेक्ट किया था, और वहाँ पर आके वो उसे गाड़ी में बिठा के फिर उसके यहाँ से कोई 5, 6, 7 घंटे दूर उसका वो इलाका है, वहाँ 7 घंटे दूर गाड़ी में उसे छोड़ के आए। रास्ते में जारी बात उसे भी लूर किया, पैसे ऑफर किए, उसे भी कहा कि पैसे देंगे। जब वो वहाँ से छुट्टी से वापस आया तो उसके साथ भी कनेक्टेड रहे। फिर उसको ईद के बाद वो वापस आ गया। फिर उसको अभी वो थोड़ी देर पहले छुट्टी गया, जब वो वापस आया तो उसको एक यहाँ पर दफ्तर में भी लेके जाया गया। दफ्तर किसका था हमें पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने पहले भी ऑफ कैमरा भी आपको बताया था कि खान साहब की जो ट्रेनिंग है, जो हमारा अपना ज़ाती नज़रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो प्रो पाकिस्तान है। हम किसी सूरत चाहते ना चाहते खान साहब की इजाज़त ही नहीं